हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको अब नए कानून में जो आए हैं नए कानून 1 जुलाई 2024 में BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में एफआईआर दर्ज कैसे होगी, आप एफआईआर दर्ज थाने पे कैसे कराएंगे और क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और क्या क्या पुलिस को अधिकार दिए गए हैं एफआईआर से संबंधित। और क्या आपको पुलिस हथकड़ी लगा सकती है, इसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। बस आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना और मेरे साथ बने रहना। यह वीडियो देखकर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और साथ ही साथ भविष्य में अगर आप स्टूडेंट हैं या आप एक एडवोकेट हैं या आप कोई भी नॉर्मल आदमी, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब नए कानून में ऐसे एफआईआर दर्ज होगी जैसे कि संज्ञेय अपराधों में पहले जो एफआईआर दर्ज होती थी वह सेक्शन 154 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीपीसी के अंदर होती थी। लेकिन जब से नए कानून आए अब यह एफआईआर जो दर्ज होगी संज्ञेय अपराधों में वह होगी सेक्शन 173 BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंदर। अब आपको क्या करना, एफआईआर में सिर्फ आपको 4 चीज मेंशन करनी जो मैंडेटरी, जो कंपलसरी। अगर आप एक अच्छे एफआईआर, आप एक अच्छी तहरीर, आप थाने पे अगर आपके साथ कोई भी मसला हुआ, लड़ाई झगड़े का, चोरी चकारी का या किसी चीज का भी फ्रॉड हुआ आपके साथ, तो आपको जिस टाइम आप तहरीर लिखें तो उसमें आप 4 चीज देखनी, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। यानी कि इन 4 चीजों पर बिल्कुल ही आपको पूरा फोकस करना। कब यानी कि आपको कब का मतलब ये हो रहा है कब हुआ, किस टाइम और किस दिनांक को आपके साथ घटना घटी, आपको यह मेंशन करना अपनी तहरीर के अंदर, एफआईआर के अंदर। अगर आप एफआईआर देते हैं क्यों, इसका रीजन क्या था, क्यों हुआ, लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, फ्रॉड कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, कब, क्यों, कहाँ, आपको प्लेस बताना कि आपके साथ कहाँ हुआ, तभी तो आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। तभी तो उसका थाने का जो क्षेत्र हो, जिस थाने में, किसी भी थाने में आप रह रहे हैं उसका देखा जाए कहाँ, वो प्लेस भी आपको लिखना। कैसे, कैसे का मतलब कैसे हुआ अपराध, भाई चोरी हुई कैसे हुई, क्या का आपका चोरी हुआ, चोरी, चोर नो आपकी जो चोरी करी क्या क्या उसने मतलब किस किस चीज का प्रयोग किया, तो इसके हाथ में ब्लेड था या वो आपके घर में घुसा या क्या भी प्री प्लानिंग या आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक हो, कैसे हुआ लड़ाई झगड़ा, लाठी डंडों से हुआ या तलवार से हुआ, बंदूक से हुआ, आपके पास ऊपर जो हमला हुआ। ये आपको 4 चीज मेंशन करनी अपनी तहरीर के अंदर जब आप रजिस्टर कराओगे एफआईआर। उसके बाद इसमें एक जीरो एफआईआर का प्रावधान भी जोड़ा गया। जीरो एफआईआर का मतलब ये हो कि हालांकि बहुत से लोग ये जानो कि हाँ जीरो एफआईआर, पहले चल मैं आपको बता देता हूँ, जीरो एफआईआर वो हो यानी कि पता नहीं होता कि आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटित होगी, आपको ये नहीं पता कि यह जी जहाँ दुर्घटना घटित हुई कि कौन से थाने का क्षेत्र अधिकार पड़ रहा, जहां भी आपके साथ दुर्घटना घटी। लेकिन अगर आपको उस थाने का नहीं पता, आप दूसरे अन्य थाने में जाकर एफआईआर रजिस्टर्ड कराएंगे और रजिस्टर्ड जो एफआईआर होगी उससे जीरो एफआईआर करा जाएगा। उसके बाद वह थाना क्या करा, उसके बाद वह थाना उस रजिस्टर्ड जो एफआईआर हो, उस एफआईआर को जो भी उससे संबंधित थाना उसे वहां ट्रांसफर कर देगी, जिसका वो क्षेत्र अधिकार था। उसके बाद जो वह थाना जिसका क्षेत्र अधिकार था, जो उसमें निरीक्षक होगा, उप निरीक्षक होगा, वह उस पर क्या करेगा, उस पर जांच करेगा। उसके बाद ही आपका केस आगे बढ़ेगा। जीरो एफआईआर का मतलब आप बता दिया। लेकिन जीरो एफआईआर का मैं एक आपको एग्जांपल देना चाह रहा, लाइक जैसे कि भाई ट्रेन का सफर कर रहे हैं आप, बस का सफर कर रहे हैं, आपके साथ कोई चोरी चकारी होगी, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मारपीट होगी आपके साथ, या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में ये नहीं पता होता कि जहाँ भी कहाँ से आप किस प्लेस को, ठीक हो, वैसे तो आपको क्या करना, आपको 112 डायल करना। लेकिन फिर भी आपके साथ अगर चोरी चकारी हो, कुछ भी हो गया, ऐसी सिचुएशन में आपको भाई आप जहाँ भी उतरोगे, ये तो आपको पता नहीं कि आपके साथ भाई कहाँ मारपीट हुई, किस जगह हुई, किस प्लेस पे हुई, कौन सा उसका थाने का क्षेत्र अधिकार था। लेकिन आप क्या करेंगे, जिस जहाँ भी आप उतरोगे, क्योंकि ट्रेन ऐसे तय नहीं कि आपके साथ लड़ाई झगड़ा ट्रेन रुक जाएगी या ट्रेन रोक देगी आपके लिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना, आपको जहाँ भी आप उतरोगे, जहाँ कोई भी थाना होगा, आपको वहाँ पर जीरो एफआईआर दर्ज करानी
उसके बाद अपनी लोकेशन बताएंगे, मैं फला फला टाइम फला जगह था, फला स्पेस पर था, फला फला था कि फला आदमी ने मुझे लूट के मैं कूद गया था, ये हो गया था। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब अगर आपके साथ कोई एफआईआर मतलब कोई घटना घट गई, उसकी आप सोचना क्या करेंगे, आप उसे मोबाइल फ़ोन से भी दे सकते हो, ठीक है, बाय मेल द्वारा मोबाइल फ़ोन से। लेकिन उसमें थोड़ा-सा ये रहता है कि पुलिस को यानी कि आपको 2-3 दिन बाद थाने में जाना ही पड़ेगा, आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। इतना तो वो बस पेंडिंग में गिर देंगे ठाको। लेकिन अगर आप फिजिकली आप थाने में जाओगे, तो आपका जैसे आपकी अगर चोरी होगी, चकारी हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको कोई इंजरी हो गई, तो आप क्या करेंगे, आप अगर उसे बाय मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से आप उसे फ़ोन से कोई सूचना देंगे, फ़ोन से बताएँगे, तो 2-3 दिन बाद जैसे आपकी मतलब जो भी आपको जो इंजर्ड हुए, आपके जो वो हों, तो जो ज़ख्म हो जो थोड़े पुराने पड़ जाए। तो मेरा जो सजेशन है, आपको हमेशा क्या करना, अगर आपके साथ कोई भी मसला हो जाए, आप क्या करें, या तो आप 112 डायल कर दें, अगर आप ऑन द स्पॉट पुलिस को कर दें, नहीं तो आप थाने पर जाकर ही रजिस्टर कराएँ। और उसके बाद अगर आपकी एफआईआर दर्ज होगी, तो आपको उसकी जो एफआईआर की जो कॉपी वो आपको निःशुल्क मिलेगी। यानी कि एक तो अपराधी को भी मिलेगी, जिसने अभियुक्त को मिलेगी, जिसके अगेंस्ट आपने एफआईआर दर्ज कराई, अब उसे भी निःशुल्क में कॉपी दी जाएगी, उसे नहीं दी जाने उसे परिजनों को दी जाएगी निःशुल्क में। लेकिन अब इसमें दो चीज आ जाए, एक आ जाए ऑफेंडर, एक आ जाए अभियुक्त। इनमें डिफरेंस क्या हो कि ऑफेंडर में और अभियुक्त में, तो इसमें जो डिफरेंस है, इसमें इस बात का डिफरेंस है कि जो जैसे अंडर ट्रायल हो कोई भी बंदा है, यानी कि उसका ट्रायल चल रहा कोर्ट के अंदर, तो उसे अभियुक्त बोला जाएगा। लेकिन अगर वो सजा होगी उसे, तो फिर वो अपराधी हो जाएगा। अभियुक्त यानी कि अंडर ट्रायल में अभियुक्त कहा जाएगा जब तक उसका कन्विक्शन नहीं होने का। अगर वो कन्विक्ट हो गया, आपसे दोषी ठहरा दिया, तो वह फिर ऑफेंडर हो जाएगा। और अब पुलिस को एक पावर दी गई कि अगर आप का जो भी मसला, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई चोरी चकारी है, किसी भी तरह का, उसमें जो सजा का जो प्रावधान हो 3 साल से लेकर 7 साल तक हो। तो इस बीच पुलिस को एक पावर दी गई कि पुलिस क्या कर सके कि आपकी एफआईआर को लेकर रख लेगी। अगर पुलिस को लग भी रहा कि आपको लग रहा कि आपकी एफआईआर में कोई इतनी सत्यता नहीं है या कोई सच्चाई से नहीं है, कि पुलिस को डाउट हो थोड़ा सा, तो पुलिस क्या करेगी, ऐसी सिचुएशन में पुलिस आपकी जो तहरीर आप दोगे उसे लेकर रख लेगी और कहोगे हाँ भाई हम आपको इन्वेस्टिगेशन करेंगे बाद में। 14 दिन तक के पुलिस टाइम मांग सकती हो आपके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हाँ, अगर आपकी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो 173 जो 4 में आप पुलिस यानी कि आप क्या करेंगे, आपकी जो भी आपके साथ घटना घटी वो प्रार्थना पत्र आपको बाय डाक यानी कि बाय पोस्ट आप अपने डाक द्वारा भी एसएसपी को भेज सकते हैं। लेकिन आप इसमें जो फिजिकली था ना, जो पहले लॉ में फिजिकली बताता था, लेकिन आप फिजिकली आप क्या करेंगे, आप फिजिकली से आप वहाँ पर आप फिजिकल को काट दिया, यानी कि आप अपना जाको दिखा रहे, लेकिन आप बाय डाक दिखाएंगे। अगर एसएसपी को लगता हो कि हाँ भाई आपने का जो मसला बहुत ही संज्ञेय और पुलिस ने जान पूछ कर पुलिस दूसरे उसके साथ पुलिस ने पैसे खा रखे, पुलिस मिल गई थी, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस एसएसपी अपना आप भी उसकी जांच कर सकता हो या किसी भी या जांच के आदेश दे सकता हो, एसएसपी को राइट हो। लेकिन अगर एसएसपी भी आपकी बात सुनने से इनकार कर दे, ऐसी सिचुएशन में आप जैसे पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष जो डालते थे 156(3) में सीआरपीसी में डालते थे, लेकिन नए कानून के बाद यही 175(3) बीएनएस में आप क्या करोगे, आप उसके खिलाफ जिसके साथ आपकी लड़ाई हुआ झगड़ा हुआ, आप उसके खिलाफ 156(3) यानी कि 173(3) में डाल सकते हो मजिस्ट्रेट के समक्ष। मजिस्ट्रेट को अगर लगता हुआ था कि आपका मसला से पुलिस ने आपकी रजिस्टर आपकी जो एफआईआर रजिस्टर ने की जानबूझ के, क्योंकि मैं दूसरे से मिल गई थी, तो ऐसी सिचुएशन में मैं पुलिस को आदेश दे सकता हूँ। और अगर किसी जैसे कि किसी की कोई अभियुक्त तो उसकी अरेस्टिंग होगी, अरेस्टिंग होगी, तो अब ये नया जो कानून बना इसमें दे रखा है अरेस्टिंग के समय, यानी कि जो भी अरेस्ट मेमो यानी कि जो उसे अरेस्ट किया गया उस पर उसका अपराधी का यानी कि उसका अभियुक्त का नाम, पता, एड्रेस लिखा जाएगा। और एड्रेस लिखने के बाद फिर क्या होगा, उसका टाइम भी देखा जाए किस टाइम से फला फला को अरेस्ट किया गया, और उसके बाद अगर कोई स्वतंत्र गवाह है, यानी कि पुलिस को तो है ही कई गवाह, उसके भी उस पर हस्ताक्षर हो गए, यानी कि भाई फला के सामने इसके अरेस्टिंग हुई। अगर कोई उससे रिकवर हुआ तो रिकवरी मेमो बनाया जाएगा, रिकवरी मेमो भी बनाया जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ और कर दी, अगर आप किसी को अरेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके साथ उसकी रिकवरी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ उसकी वीडियोग्राफी भी पुलिस आपको करेगी, वीडियोग्राफी कंपलसरी कर दी ऐसी सिचुएशन में।
हाँ, लेकिन अब एक चीज़ और इसमें बढ़ गई, हथकड़ी। हथकड़ी का मतलब ये है कि पुलिस अब क्या करेगी, अगर कोई भी अभियुक्त हो, यानी कि पहले ऐसा था, अगर किसी को मैं पुलिस हथकड़ी लगाना चाहती थी तो सबसे पहले क्या करती थी, कोर्ट की परमिशन लेती थी। क्योंकि हथकड़ी लगाने से ये मसला आ जा, अगर कोई भी देखो बहुत से बंदे ऐसे जो बहुत ही जो सामाजिक व्यक्ति हो, जिनकी समाज में बहुत इज्जत हो, अगर उनको हथकड़ी लग जाए तो उनकी थोड़ी रेपुटेशन को बहुत फ़र्क पड़ जाए, कहाँ जब फला को हथकड़ी लगा कर पुलिस लेगी। लेकिन पहले जो मसला था, पहले कानूनों में अगर पुलिस किसी को हथकड़ी लगाना चाहती थी तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस क्या करती थी, पुलिस सबसे पहले कोर्ट की परमिशन लेती थी। अगर कोर्ट की परमिशन नहीं लेने के बाद ही हथकड़ी लगाती थी। लेकिन सेकंड ये था, अगर कोई आदमी गुंडागर्दी दिखा रहा, अरेस्ट मतलब उसके मतलब अरेस्ट होने के बाद भी, और फिर उसका भागने की पूरी आशंका, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस उसको हथकड़ी लगा सकती थी। लेकिन अब जो नए कानून आए तो इसमें दे रखा कि पुलिस को अगर लगता हो, यानी कि पुलिस के पास एक उचित कारण है कि ये भाई इसको अगर हम नो तो हथकड़ी न लगाई या भाग सको, मैं धक्का देको, मुक्का देको, कुछ भी कर को, या उसका केस का जो केस हो, जो मुकदमा उसके साथ उसके खिलाफ हुआ, उसका नेचर देखोगी पुलिस कि हाँ भाई इसका जो नेचर हो बहुत खतरनाक हो, और ये पहले भी अपराधी, पहले भी जेल से भाग चुका है, थाने से फरार हो चुका है, पुलिस के साथ इसकी भिड़ंत हो चुकी। ऐसी सिचुएशन में पुलिस क्या करेगी, ऐसी सिचुएशन में पुलिस उसके खिलाफ यही एक्शन लेगी कि उसको हथकड़ी लगा देगी, चाहे वो कितना भी ऐसा व्यक्ति